साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजू पाटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो एमएससी सेकेंड से पेपर सेकेंड का थर्ड यूनिट। आज का जो विषय वस्तु है वो है प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग भी कहते हैं और इसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। साथियों, एक बात जो आपसे चर्चा करनी है कि प्रोटीन बनने के पश्चात वो कोशिका में किस तरह से परिवहन होता है और किन किन ऑर्गेनेल्स में परिवहन किया जाता है और कैसे परिवहन किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटीन का परिवहन यानी प्रोटीन बनने के पश्चात उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब यह जो प्रक्रिया होती है ये कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में सर्वप्रथम 1970 में विंटर ग्लोबल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में स्पष्ट किया था, जिसके लिए उन्हें 1999 में नोबेल प्राइज भी मिला। प्रोटीन टारगेटिंग के संबंध में कुछ अति आवश्यक बातें हैं, इनको मैं आपको टू द पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो है कि सभी प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और पूरे जीवों की कोशिकाओं या जीवों में जैविक क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ये किस तरह से प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है और किस तरह से निर्माण होने के पश्चात वो कोशिका में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि कोशिका में बीच में नाभिक होता है और नाभिक में डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है और ये जो मैसेंजर आरएनए है वो बनने के पश्चात न्यूक्लियस से प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में आ जाती है, कोशिका द्रव में आ जाती है और कोशिका द्रव में आकर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को निष्पादित करती है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है यही प्रोटीन कहलाता है। एक्चुअली इस प्रोटीन टारगेटिंग में देखिए कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस के अंदर हो गया डीएनए के द्वारा और वो मैसेंजर आरएनए बाहर निकल जाता है और ये दो स्थानों पर पहुंच जाता है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में मैसेंजर आरएनए पहुंचता है और क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले से ही राइबोसोम विद्यमान होते हैं और वहां पर वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को निष्पादित करता है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया निष्पादित होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दूसरी अवस्था में मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आने के पश्चात जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जो अगर हम यूकेरियोट्स में देखें तो 60S और 40S सब यूनिट्स आकर मैसेंजर आरएनए में जुड़ते हैं और मैसेंजर आरएनए में जैसे जुड़ते हैं तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इस तरह से दो प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि दो प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उस आधार पर प्रोटीन टारगेटिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग और दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में जानेंगे। को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग में मैं एक लाइन में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर प्रोटीन का निर्माण होता है उसी स्थान पर ही उसके लक्ष्य तक पहुंचाना भी निर्धारित हो जाता है। तो जिस स्थान पर निर्मित हुआ और उसी स्थान पर लक्ष्य पर जाने के लिए वो निर्धारित हो गया, तो इस प्रकार का जो टारगेटिंग होता है
उस टारगेटिंग को को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं, और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरा होता है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग। पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म में जब मैसेंजर आरएनए आ जाता है और मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम के स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स 60S और 40S को आपस में जोड़ लेता है, जो जोड़ने के पश्चात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और उसके बाद प्रोटीन निर्मित करता है। और ये प्रोटीन जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स में जाते हैं। बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होते हैं आपके परागीजोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन जगहों पर पोस्ट ट्रांसलेशन के पश्चात ये प्रोटीन को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए। इसके बाद हम सिग्नल सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। इस सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है। सिग्नल सीक्वेंस देखिए साथियों, सिग्नल सीक्वेंस जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है तो एक लंबे पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है जो प्रोटीन कहलाता है। इस प्रोटीन के सतह भाग में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है एमिनो एसिड का। यह पॉलीपेप्टाइड चेन जो एमिनो एसिड का होता है यह सिग्नल सीक्वेंस कहलाता है। और यही सिग्नल सीक्वेंस जो होता है ये प्रोटीन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए किसी भी प्रोटीन में ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन को उसके टारगेट तक पहुंचाने। इसके बाद ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है ये जिस प्रोटीन जिस टारगेट या जिस ऑर्गेनेल्स तक पहुंचता है वहां पर एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर के द्वारा यह ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के पश्चात उस ऑर्गेनेल्स को दे दिया जाता है और उस ऑर्गेनेल्स में पहुंचकर वो अपनी जैविक प्रक्रिया को निष्पादित करता है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्रोटीन को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो प्रत्येक प्रोटीन जो निर्मित होता है उसके हर प्रोटीन में सिग्नल सीक्वेंस बना हुआ रहता है। यही सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके बाद कुछ मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा प्रोटीन की जो ऑर्गेनिल सेल ऑर्गेनिल्स तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रोटीन है कैटालेज एंजाइम है जो प्रोटीन होता है वो पराक्सीसोम तक पहुंचाया जाता है। चूंकि ये साइटोप्लाज्म में निर्मित होता है उसके बाद वो साइटोप्लाज्म से पराक्सीसोम में हो जाता है। उसी प्रकार एक एंजाइम होता है एटीपेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करता है, परंतु ये निर्मित होता है साइटोप्लाज्म में और जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी प्रकार रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को निष्पादित करने में सहायक होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में जाता है। ये इसका निर्माण होता है साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार परमियस एंजाइम जो है वो भी साइटोप्लाज्म में निर्मित होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है। यानी ये टारगेटिंग होता है। जैसे ही प्रोटीन बनता है उसमें सिग्नल सीक्वेंस आ जाते हैं और सिग्नल सीक्वेंस अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं।
ताकि उसके बाद एक आरेख चित्र के द्वारा आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग में एक्चुअली होता क्या और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें भाग लेते हैं। वो ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग, क्योंकि इससे पहले भी मैं बताया हूँ कि मैसेंजर आरएनए आता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम से अटैच हो जाता है और उसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पर पहले से ही विद्यमान रहते हैं राइबोसोम, इसीलिए उन राइबोसोमों में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अब जैसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के RER के ल्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ल्यूमेन में चला गया। ल्यूमेन में चला जाने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में COG2 वेसिकल में ये शिफ्ट हो जाता है। COG2 वेसिकल में ये प्रोटीन शिफ्ट हो जाता है। एक वेसिकल एक थैली के समान संरचना होती है, उस थैली के समान संरचना में वो अंदर समाहित हो जाता है। अब ये COG2 वेसिकल जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, GC गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस साइड से अटैच हो जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस साइड से अटैच हो जाता है। इस साइड से अटैच हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, और जैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस साइड से अटैच हो जाता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें भी वेसिकल्स पाए जाते हैं। तो उसमें दो प्रकार के वेसिकल्स होते हैं। पहला जो वेसिकल्स होता है क्लेथ्रियन प्रोटीन कोटेड होता है। और एक होता है नॉन क्लेथ्रियन कोटेड, इस तरह से दो प्रकार के वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, क्लेथ्रियन कोटेड प्रोटीन वेसिकल और नॉन क्लेथ्रियन कोटेड प्रोटीन वेसिकल। अब क्लेथ्रियन कोटेड प्रोटीन वेसिकल्स जो होते हैं वो प्रोटीन को लाइसोसोम तक पहुंचाते हैं, और उसी प्रकार नॉन क्लेथ्रियन कोटेड वेसिकल्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रोटीन को पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया, एक हाइपोथेसिस होती है, SNARI
हाइपोथेसिस। ऐसा ना SNARI हाइपोथेसिस के द्वारा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर विद्यमान होता है और उस रिसेप्टर के द्वारा उस प्रोटीन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और उसी प्रकार प्लेटिनम कोटेड वेसिकल में उपस्थित प्रोटीन लाइसोसोम में उपस्थित रिसेप्टर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये अपने गंतव्य या अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इसको हम को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेट। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रोटीन टारगेटिंग में प्रोटीन का निर्माण किसी दूसरे स्थान पर होता है और टारगेट दूसरे स्थान पर होता है या दूसरे स्थान तक पहुंचाना रहता है। तो इसमें जो प्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए से जैसे ही अटैच होते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन निर्मित होने के बाद ये प्रोटीन टारगेट होते हैं। इन सभी प्रोटीन में सिग्नल सीक्वेंस पाया जाता है। पहले भी बता चुका हूँ सिग्नल सीक्वेंस के बारे में। ये सिग्नल सीक्वेंस प्रत्येक सेल ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं और ये इसी सिग्नल सीक्वेंस के कारण अपने टारगेट को प्रत्येक प्रोटीन में अलग अलग सिग्नल सीक्वेंस होने के कारण ये अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं या अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। न्यूक्लियस के लिए अलग सिग्नल सीक्वेंसिंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग सिग्नल सीक्वेंसिंग होता है, लाइसोसोम के लिए अलग सिग्नल सीक्वेंसिंग होता है, क्लोरोप्लास्ट के लिए अलग सीक्वेंसिंग होता है, न्यूक्लियस के लिए अलग अलग सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से ये पोस्ट ट्रांसलोकेशन प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है। यानी ये साइटोप्लाज्म में प्री राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हुआ, ट्रांसलेशन हो गया और वो प्रोटीन बनने के पश्चात सिग्नल सीक्वेंसिंग के बेस पर अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से जो प्रोटीन है वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। धन्यवाद। अगले भाग में हम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टारगेटिंग देखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से प्रोटीन का टारगेटिंग कहाँ बनता है और किस तरह से वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है, इसके बारे में। धन्यवाद।